अगर बात की जाए एक ट्रेडिशनल इंटीग्रेशन की, तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन इज नॉर्मली यूज्ड टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर मैं एक फंक्शन इस तरह से प्लॉट करता हूँ और मुझे कहा जाए कि इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक के दरमियान एरिया अंडर द कर्व को फाइंड करके मुझे बताएं, तो हम इस तरह से एक लाइन बनाते हैं और इस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए बेस्ड ऑन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इस्तेमाल करके उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। लेकिन इस सेशन यानी 7.1 पर हम एरिया ऑफ द रीजन मालूम तो करना चाहते हैं, बट बिटवीन टू कर्व्स, यानी दो कर्व्स के दरमियान हम एरिया ऑफ द रीजन मालूम करना चाह रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम ट्रेडिशनल से कंपेयर करें, यानी ट्रेडिशनल इंटीग्रेशन से जो अभी हमने डिस्कस किया, डायग्रामेटिक व्यू से इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो इस वक्त यहाँ पर इस इमेज 7.2 पर तीन तरह की ग्राफ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम ग्राफ को समझते हैं। सिंपली अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे दो ग्राफ दिए जाएं जो कि इस तरह से एफ एंड जी, ठीक है, इसके तीन व्यूज़ हैं, तो हम इसे 1 कह लेते हैं, इसे 2 और इसे 3 कह लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एरिया ऑफ द रीजन अंडर एफ की बात करूं, यानी एफ के अंडर आने वाली रीजन पे इस पॉइंट से, तो कुछ ये पॉइंट इस तरह से जाएगा, ये पॉइंट यूं जाएगा, और कंप्लीट एरिया, ये पूरे कंप्लीट एरिया को हम एरिया अंडर द रीजन कहेंगे। तो अपर एंड लोअर लिमिट का इस्तेमाल किया गया और फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया गया। दैट्स गुड। द सेकंड वन, एरिया ऑफ द रीजन अंडर जी, यानी जी के अंडर आने वाले रीजन, ठीक है, जी के अंदर रीजन जो आएगा वो ए से बी के दरमियान होगा, जी ऑफ एक्स। और क्योंकि इस कोऑर्डिनेट्स के नीचे, यानी जी के, अगर आप जी को बगौर देखो तो जी ये है, तो जी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, ये कुछ इस तरह से, सॉरी नॉट दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो जी फंक्शन ये है, तो कुछ एरिया इसका ये आ गया, ठीक है। अब अगर हमें ये कहा जाए कि फॉर एग्जांपल इस एरिया को फाइंड करें जो कि इन दोनों के दरमियान मौजूद है, ठीक है, पहले तो हमने एफ एंड जी को सेपरेटली देख लिया, तो अब एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू कर्व्स को, एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन टू कर्व्स के लिए मुझे क्या करना होगा, एक जो फंक्शन है जिसको हमने फर्स्टली देखा एफ में, उस एफ को अगर जी से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इधर आप देखें, एफ को अगर जी से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें वो रीजन मिल जाएगा जो रीजन इन दोनों फंक्शन के दरमियान मौजूद है, जिसे मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। टू फाइंडिंग दिस रीजन, दिस integration rule will be used, which mean integration of the upper and lower limit f of x minus g of x। और f of x को आप देख रहे हैं कि इसका रीजन ज्यादा है एज कम्पेयर टू द g। जब मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये बॉडी आ जाएगी। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने समझा है वो एरिया अंडर द टू कर्व समझा है, यानी टू कर्व्स के लिए इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जा रहा होगा। कुछ डिफरेंट इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पर हमें मजीद रीजन समझ में आएंगे कि किस तरह के दो फंक्शन अगर हमें दिए जाएंगे और बेस्ड ऑन द क्वेश्चन जब हमें उस कर्व के दरमियान कोई स्पेसिफिक रीजन का एरिया फाइंड करना होगा तो वो किस तरह से करेंगे। ये चैप्टर 7 है जहां पर हम एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और चैप्टर 7 इंटीग्रेशन का ये एप्लीकेशन से रिलेटेड सेशन आपको उसी वक्त समझ में आएगा जब आपने इंटीग्रेशन के चैप्टर को कम्प्लीटली मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ा हुआ। तो वो सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मेरे ब्लॉग fatherhusaincs blogspot.com पर मौजूद है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बनी रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। अगर आप आर प्रोग्रामिंग पर इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली फॉर द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, तो 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर मुश्तमिल ये कोर्स udemy.com पे लाइव है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप ये कोर्स यहाँ से कंप्लीट करते हैं, सो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट इन एनी फॉर्म। सो फर्स्टली हमने कॉन्सेप्ट जान लिया कि एक ट्रेडिशनल वे ऑफ द इंटीग्रेशन क्या है और टू कर्व्स को हम किस तरह से फाइंड करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रोफेशनली डेफिनेशन को भी समझ लें जो बुक पे एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन टू कर्व के लिए बताया गया है कि इफ एफ एंड जी आर द कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल ए एंड बी, ठीक है, ए और बी इंटरवल दिया गया है एफ ऑफ जी के लिए जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, जबकि जी ऑफ एक्स जो है वो लेस देन एफ ऑफ एक्स होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको रिवर्स करके पढ़ूं तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स होगा। नॉर्मली हम एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर फंक्शंस कंसीडर कर रहे होते हैं इस सिनेरियो में। तो फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल ए बी, देन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ एफ एंड जी एंड द वर्टिकल लाइंस, इसका मतलब ये है कि वर्टिकल लाइन से मुराद वो लिमिट रीजन है जिसको ए और बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा हो। तो बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन कंडीशन, द एरिया अंडर द टू कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बी एफ ऑफ एक्स माइनस डी एक्स जी एक्स एंड डी एक्स एज वी हैव सीन। एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन टू कर्व्स।
तो जिस दो कर्व के दरम्यान हमें एरिया ऑफ द रीजन मालूम करना है, उसका फर्स्ट फंक्शन ये है, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सेकेंड फंक्शन है y इक्वल टू एक्स। अब हमें जो कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं इन टर्म ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। x की एक वैल्यू 0 है और x की वैल्यू एक 1 है। सबसे पहले इसको डायग्रामेटिक व्यू पे समझते हैं। सबसे पहला फंक्शन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, और ये x इक्वल टू -1। सो हमें एरिया ऑफ द रीजन मालूम करना है x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू 1 तक। तो अगर मैं इस तरह से एक लाइन बना दूँ तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए आसान रहेगी, ठीक है, ये एरिया। अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए ये भी इसमें इनक्लोज होगा, ठीक है, ये पार्ट भी। हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप ली है। वर्टिकल स्ट्रिप आपको याद होगा कि जब हम सिंपल अप्रोच इस्तेमाल किया करते थे एरिया अंडर द कर्व के लिए, तो इस तरह से पॉइंट बनाते थे और उसके दरम्यान वर्टिकल स्ट्रिप इस तरह से बनाया जाता था, जिसको हम dx कहते थे, और x एक्सिस पे जो उसका डिफरेंस होता था वो x होता था। तो जो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल होता था उसे हम मल्टीपल रेक्टेंगल रीजन में डिवाइड करते जाते थे और इन तमाम को जब हम ऐड करते थे तो वही एरिया अंडर द कर्व कंसीडर किया जाता था, वही हमारा एरिया हुआ करता था। सेम लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, जिसे x ऑफ dx, यानी इस पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी उसके बेस पर मुझे dx मिलेगा और यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी उसके जरिए से हमें fx मिलेगा, क्योंकि ये दो फंक्शन हो, ठीक। इन्हीं स्टेप के लॉजिक को इस्तेमाल करके एरिया अंडर द कर्व निकाला जा रहा होगा। अब इस फॉर्मेट को, स्ट्रिप की फॉर्मेट को जब हम इन अ फॉर्म ऑफ द एरिया अंडर द कर्व लिखते हैं तो मैंने लिखा लेट g ऑफ x इक्वल टू -x एंड f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 एज मेंशन इन अ क्वेश्चन। तो इन दोनों को हमने दो फंक्शंस पे कंसीडर किया। देन g ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x ग्रेटर होगा gx से। और यहाँ से भी ये बात समझ में आ रही है, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इसकी वैल्यूज किसकी ग्रेटर होगी तो इन दोनों में एक दफ़ा 1 0, यानी ये 0 और 1 के दरमियान है ना, तो 0 पुट करके भी देख लें और 1 पुट करके भी देख लें, तो आपको f ऑफ x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर मिल रही होगी। यही वजह है कि यहाँ पर हम इस कंडीशन को फुलफिल होता हुआ देख रहे हैं। सो फॉर ऑल वैल्यू x इज 0 1 एज शोन इन अ फिगर, जिसको हम फिगर पे भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एरिया अंडर द a, जिसको डेल a से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, fx माइनस gx डेल x, तो x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x डेल x। तो अब एरिया ऑफ द रीजन के लिए हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया, माइनस माइनस एक फार्मूला का माइनस है और एक फंक्शन का ऐड किया गया। इंटीग्रेट करके हमने यहाँ पर वैल्यूज अपर लोअर लिमिट अप्लाई की एंड 17/6 विल बी द एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस फंक्शन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। यानी ये वो एरिया अंडर द कर्व की वैल्यूज है जो इस रीजन पर आ रही है। फैंटास्टिक। एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हमें ट्रेडिशनल इंटीग्रेशन के बिहाफ पर यह बात समझ में आ गई कि एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन में हम बिटवीन टू कर्व्स के रीजन को किस तरह से फाइंड कर रहे होते हैं। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझने को मिलेंगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब हमें दो फंक्शंस दिए गए थे एग्जाम्पल 1 में, तो वहाँ पर हमें x की वैल्यूज़ भी, यानी अपर एंड लोअर लिमिट की वैल्यूज़ भी दे दी गई थी। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि फंक्शंस हमें दिए जाता है लेकिन लिमिट नहीं दिया जाता, तो हम अपने फंक्शंस को फैक्टर में कन्वर्ट करके x की वैल्यूज़ निकालते हैं। कैसे? इन एग्जाम्पल 1 द ग्राफ फंक्शन f ऑफ x एंड g ऑफ x एज मेंशन डोंट इंटरसेक्ट, यानी दोनों फंक्शन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, and the value a, b are given explicitly. A more common problem involved the area of the region bounded by two intersecting graph, where the values of a, b must be calculated. यानी जब functions intersect कर रहे होते हैं as like this, तो जिस पॉइंट पर वो intersect कर रहे होते हैं वहां पर हम उन x की वैल्यूज को लेकर कंसीडर करते हैं कि एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अगर a region lying between two intersecting graph, ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग ग्राफ के दरमियान हमें एरिया देखना है कि क्या एरिया रीजन उसमें लाइन कर रहा है। सो द फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ एफ ऑफ एक्स दिस एंड जी ऑफ एक्स, यानी दो ग्राफ दिए गए हैं, हमें एरिया ऑफ द रीजन मालूम करना है लेकिन हमें एक्स लिमिट्स वैल्यूज का नहीं पता है। तो सबसे पहले तो हम ग्राफिकली इस चीज़ को समझते हैं कि फर्स्ट फंक्शन था 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रहा 2 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि ब्लैक कलर के साथ है, और ये फंक्शन है जिसको लास्ट में सिर्फ जो हमें सेकंड फंक्शन दिया गया है वो है एक्स, यानी सिंपल y इक्वल टू एक्स। और आपको याद होगा हम y इक्वल टू एक्स बहुत दफ़ा इस्तेमाल करते हैं जो इस तरह से लाइन बनती है, और यहाँ पर आप देखो ग्रे कलर से ही बनी है। तो ये सेकंड फंक्शन है जिसको मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ और ये फर्स्ट फंक्शन है जिसे मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बन रहे हैं अगर आप बगौर देखो तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेक्ट किया जा रहा है और ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। दो इंटरसेक्ट पॉइंट हमें मिल गए। अब हम फर्स्ट फंक्शन को लेते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन है 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स को हमने फैक्टर पे कन्वर्ट किया इस तरह से, और फैक्टर पे कन्वर्ट करने के बाद हमने x की वैल्यूज निकाल ली। तो दो वैल्यूज मिली यहाँ पर मुझे, एक x की वैल्यू 1 मिली और x की वैल्यू -2 मिली। अगर आप बगौर देखो, ये देखो x की वैल्यू 1 और यहाँ से अगर आप देखो तो इस तरह से ये x की वैल्यू 2 मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से दोनों फैक्टर्स की वैल्यूज मिल गई जो हम देख रहे थे।
अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के जरिए से मुझे वैल्यूज मिल गई, सेम लॉजिक इस्तेमाल करूंगा इंटीग्रेशन का, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पर आप 0, 1, 2 इस तरह की कोई भी वैल्यूज लिखोगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर आएगी। इंटीग्रेशन अप्लाई किया, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद लिमिट अप्लाई किए, एंड नाउ द एरिया अंडर द कर्व्स बिटवीन दिस पॉइंट between 1 to -1 is equal to 9/2. That shows that the difference between the function f of x minus g of x. तो f of x और g of x से जब subtract करूंगा तो ये वो region है जो मुझे मिल जाएगा, and that will be the solution 9/2. Hope you understand. Okay, the similar concept with different question, the trigonometric question are here. The sine and cosine curves intersect infinitely many times bounded region by the equal areas as shown 7.7. As we know कि जो रीजन्स होते हैं वो कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे हम पाई/2, 3 एंड 2 यानी अगर मैं यूनिट सर्कल की बात करूं तो वो इस तरह से चलता है, 2 तक जाता है, यानी यहाँ पर वैल्यू पाई होती है तो यहाँ पर 2 बन रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये रीजन कंटिन्यू होता रहेगा। अगर हम फाइंड द एरिया ऑफ वन ऑफ दीज रीजन करना चाहें, यानी साइन एंड कोसाइन जो कि एक दूसरे के साथ मैनी टाइम चल रहा है, तो इनके दरमियान एरिया क्या होगा जो रीजन्स इनके दरमियान पड़ रहे होंगे। तो इस बिहाफ पर हम साइन एक्स को बराबर लेते हैं कॉस एक्स के, जो कि सेट होगा फंक्शन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी दोनों फंक्शंस एक दूसरे के बराबर हैं और हमें इन्हीं के दरमियान रीजन इन द सेंस ऑफ द एरिया मालूम करना है। अगर मैं साइन अपॉन कॉस कर दूं तो यहाँ पर वैल्यूज यानी डिवाइड बाय ईच बाय कॉस एक्स, दोनों को कॉस एक्स से डिवाइड किया गया तो यहाँ वैल्यूज 1 बच गई और ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब जैसे ही 10 में आया यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर आया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बिहाफ पर एक्स की वैल्यूज़ क्या बन रही है, अगर आप यहाँ से साइन और कॉस को कर्व पे फॉर्म होता हुआ देखते हो तो पाई/4, 5π/4, जहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 से -2 के दरमियान होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ से ये चलना शुरू होता है और इस तरह से 2π तक कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब हमें कोऑर्डिनेट्स यानी अपर एंड लोअर लिमिट की वैल्यूज चाहिए, इस चीज़ को हमें समझना होगा। देखो, अगर मैं a की वैल्यू π/4 लेता हूँ, b की वैल्यू 5π/4 लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बिहाफ पर, ये यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी गई, तो बिकॉज साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स द इंटरवल बिटवीन दिस वैल्यू, सो द एरिया ऑफ द रीजन विल बी π/4 टू 5π/4, यानी लोअर एंड अपर लिमिट को हमने इस तरह से अप्लाई किया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और उसके बाद जब इसको इंटीग्रेट करके इस पर लिमिट अप्लाई किया जाएगा तो ये वो एरिया होगा जो इनके दरमियान बढ़ रहा होगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये वो रीजन। इसी तरह से अगर ये आगे भी जाता है तो ये रीजन इनके दरमियान होगा, और ये वो स्ट्रिप है, ये वो स्ट्रिप है जो इस तरह से आगे मूव होती जाएगी और इनके दरमियान इनके एरियाज को फाइंड करती रहेगी, जिसपे एक्स डी एक्स एंड एफ एक्स और एक्स की वैल्यूज मिल रही है। होप यू अंडरस्टैंड। सेम लॉजिक के साथ यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व को मालूम किया गया है, बस कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट थे जिनको रिकॉल करके हमने एरिया अंडर द कर्व मालूम किया, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस में सेंस मौजूद था वो साइन एंड कोसाइन कर्व पे था जो इंटरसेक्ट इनफाइनेटली टाइम कर रहा है। तो बाउंडिंग रीजन ऑफ द इक्वल एरिया, यानी बाउंडिंग एरिया जो इक्वल एरियाज पे होंगे, जो 7.7 पे दिखाया गया है, तो उसके बिहाफ पर हमें एरिया ऑफ वन ऑफ दीज रीजन मालूम करना था, यानी एक रीजन पे दिखाना था। अगर ये कंटिन्यू होगा तो जाहिर सी बात है रीजन्स ऐड होते जाएंगे, तो ये एक रीजन था जिसे हमने कैलकुलेट किया, राइट। ओके, एग्जाम्पल 5 एक नए कॉन्सेप्ट के साथ है जिसे हम हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं रेक्टेंगल्स के। इस चीज़ को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने जो ग्राफ देखे उसमें जो हमारे पास स्ट्रिप बन रही थी वो इस तरह से वर्टिकल हो रही थी, ठीक है, और उन्हीं वर्टिकल स्ट्रिप के बिहाफ पर एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स कंसीडर करते हुए इसे सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई रीजन कुछ इस तरह से हो जो यूं बन रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यूं, ठीक है, तो इस तरह से हम उसके रीजन देख रहे हैं। तो जब इस तरह से रीजन देखा जाएगा तो एक हॉरिजेंटल स्ट्रिप बनेगी, तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप पर ये वैल्यूज वाई एंड डी वाई के फॉर्म पर रिप्रेजेंट हो रही है, राइट। तो इस तरह से हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन भी हमारे कर्व की हो सकती है। और जब हम 7.2 पे जाएंगे जहाँ पर एप्लीकेशन के हवाले से बात हो रही होगी, हम डिस्क मैथड को, वॉशल मैथड को, इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हॉरिजेंटल वे पे भी चीज़ों को देखा जा रहा होगा, ठीक है। तो हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल्स उन्हीं में से एक है। तो दो फंक्शंस दिए गए, x इक्वल टू 3 माइनस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पर y के सेंस पर पहले हमारे पास y इक्वल टू x की वैल्यूज थी, यानी वो हॉरिजेंटल बनाया करती थी, अब ये फंक्शन वर्टिकल बन रहा होगा। एंड नेक्स्ट जो फंक्शन है वो x इक्वल टू y प्लस 1। कंसीडर g ऑफ y इक्वल टू 3 माइनस वाई स्क्वायर एंड f ऑफ y इक्वल टू y प्लस 1। दो फंक्शन बनाएगा। नाउ दिस टू curve intersect when y equal to -2 and y equal to 1 and at figure 7.9 because f of y is less than equal to g of y, यानी इसका मतलब ये हुआ कि g of y is greater than f of y on the interval। अब 7.9 को समझते हैं
ताकि इन दोनों फंक्शंस जो कि एक रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल वेस वर्टिकल वेस की थी वो से समझते हैं। देखो जब पहला फंक्शंस बनाया गया, अगर आप बगौर देखो तो एक फंक्शन ये रहा जो ब्लैक के साथ है, ठीक है, जिसे y+1 कहा जा रहा है, ठीक है, और अगर सिर्फ y होता तो यकीनी तौर पे ये यहाँ से पास हो रहा होता। और नेक्स्ट जो है 3 - y² है जो इस तरह से ग्रे फॉर्म पे कर्व पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि x एक्सिस की वैल्यूज नीचे आ चुकी है, जब x एक्सिस की वैल्यूज नीचे आ चुकी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसे अप्रोच को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल करूँगा तो देखो उसमें फ़र्क आ रहा है, कैसे उसको समझते हैं। हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द वाई, यानी अगर मैं हॉरिजॉन्टल इस तरह से लाइन बनाऊं वाई के रिस्पेक्ट से, तो जो स्ट्रिप बनेगा वो कुछ यूं बनेगा जैसे यहाँ पे बनाया गया, और इस तरह के स्ट्रिप बनते जाएंगे और ये ऐड होंगे, सिंपल। अब अगर मैं इसी रीजन पे रहते हुए वर्टिकल रीजन बनाऊं तो वर्टिकल बनाते वक्त देखो क्या होगा कि वर्टिकल बनाते वक्त जो फंक्शंस के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे नए फंक्शंस, वो कुछ यूं बन जाएगा y = 3 - x और y = -√3 - x², क्योंकि ये प्लस के लिए अलग होगा और माइनस के लिए अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाफ पार्ट देखो पॉजिटिव रीजन में आ रहा है, हाफ नेगेटिव पे आ रहा है, लेकिन ये कंप्लीट की कंप्लीट नेगेटिव पे आ रहा है। तो इस रिस्पेक्ट से यहाँ पर इस तरह के जो फंक्शन आते हैं, इस तरह से जब रीजन बना रहे हो तो वहां पर हम इस तरह से वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह के मल्टीपल भी क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर ये बात हमें मजीद समझ पाएगी, ठीक। अब हमने क्या किया, फंक्शंस को लिखा हमने, यानी 3 - y² - y+1 और इंटरसेक्टिंग 1 and -2 है। अगर आप गौर देखो यहाँ पर तो ये इंटरसेक्टिंग यहाँ पर बन रही है, इस तरह से यहाँ पर 1 मिल रहा है क्योंकि मुझे इस तरह से हॉरिजॉन्टल देखना है, ये रहा 1 और ये रहा 2, ठीक है ना, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल रीडिंग करनी है। ये रहा 2 यहाँ से मिल गया और यहाँ से मुझे 1 मिल गया, ठीक है। तो इन दोनों को हमने लिमिट पे अप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, पर लोअर लिमिट अप्लाई की, एंड 9.2 विल बी द एरिया अंडर दिस रीजन, यानी ये वो रीजन आ गया जिसको हम फाइंड करना चाह रहे थे, एरिया अंडर द कर्व, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। हमने दोनों वेज देख लिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बिटवीन टू कर्व्स टू फाइंडिंग। एंड द लास्ट टॉपिक of this 7.1 is the integration as an accumulation process. What does it mean? In this session, the integration formulas for the area between two curves was developed by using our rectangles as the representative element. For each new application in the remaining section of this chapter, an appropriate representative element will be constructed using our pre-calculus formulas you already know. Each integration formula will then be obtained by summing और accumulating these representative element, which mean जब हम integrations रूल को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वहाँ पर एक accumulation process का इस्तेमाल किया जाएगा, और वो process very basic है जो कि हम calculus की starting classes में या फिर प्री कैलकुलस के अंदर भी पढ़ते हुए आए हैं। क्या है वो? नॉन प्री कैलकुलस फार्मूला, हमें प्री कैलकुलस के बेसिक फार्मूलाज का पता होना चाहिए, फिर हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स उसमें ऐड करेंगे और उसके बाद एक न्यू इंटीग्रेशन फार्मूला बन जाएगा। ये किस तरह से होगा देखो, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हाइट इनटू विड्थ होता है, यानी किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का जो फॉर्मूला होगा वो हाइट इनटू विड्थ होगा। अब हमने इस पे क्या इस्तेमाल किया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मालूम किया। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब ये है कि एक रेक्टेंगल बॉक्स किसी ऐसे रीजन के अंदर मौजूद है जिससे मुझे सब्ट्रैक्ट करके वो चीज़ हासिल होगी। जैसे मैंने सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बना दिया या रेक्टेंगल के अंदर मैं एरिया बना देता हूँ एज लाइक दिस, तो ये चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में आएंगी। अब जब ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में आ जाएंगी तो अब एक न्यू इंटीग्रेशन फार्मूला इंट्रोड्यूस होगा जिसे अभी हमने इस कंप्लीट सेशन पे इस्तेमाल किया। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द एक्युमुलेशन प्रोसेस। Now, the example says, describing integration as an accumulation process, find the area of the region bounded by the graph, this, and the x-axis, describing the integration of as accumulation process. यानी एक area of the region हमने मालूम करना है जो कि बाउंड हुआ हुआ y = 4 - x² पर, जो कि x-axis पर, ठीक है, सॉरी, and the x-axis. Describing the integration as an accumulation process. तो सबसे पहले तो हमने वो फंक्शन ले लिया क्योंकि हमें एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो सबसे पहले तो हम फंक्शंस को प्लॉट करते हैं। सो यू कैन थिंक ऑफ द इंटीग्रेशन एज अ एक्युमुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स फॉर्म्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव रेक्टेंगल स्लाइड्स फ्रॉम -2 to +1। तो जब हमने इस फंक्शन को प्लॉट किया तो फर्स्ट फंक्शन कुछ इस तरह से प्लॉट हो रहा है जिसके दो क्लोज पॉइंट एक्स एक्सिस पे मिल रहे हैं जो कि 2 and -2, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस रीजन पे एक स्ट्रिप ऐड किया, देख रहे हो आप, एक स्ट्रिप ऐड हुआ है, ठीक है। अब जब ये स्ट्रिप ऐड हुआ, जो स्ट्रिप इस तरफ मूव होगा राइट हैंड साइड पे, तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन फार्मूला था वो चेंज हुआ, और चेंज होने के बाद क्या बना, -1 to -2 4 - x² dx। क्यों?
क्योंकि अगर आप गौर देखो तो इस वक्त जिस रीजन में मैं मौजूद हूँ वो नेगेटिव रीजन है, ठीक है। अब इस स्ट्रिप को मैं मूव करता हूँ, जैसे मैंने इस स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ पर लेकर आया तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट इस जीरो वाले पॉइंट पर आ गया, और जीरो वाले पॉइंट से ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, -2 से। भाई ये भी यहीं से स्टार्ट हुआ ना, -2 से। तो -2 से मैं कहाँ गया, यहाँ तक 1 तक, तो ये रीजन कवर हो गया। अब मैं -2 से कहाँ तक जा रहा हूँ, 0 तक, तो ये रीजन कवर हो गया, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन, अब जैसे जैसे देखो मैं वैल्यूज बढ़ाता जा रहा हूँ, रिजल्ट आना शुरू हो रहा है, 0 से 5.3 और 16.3 आ गया, ठीक है, गुड। अब हम आगे जा रहे हैं, नेगेटिव से आगे गया तो 1 तक पहुंच गया, तो ये -2 से 1 तक के रीजन आ गए, इसको इंटीग्रेट किया, इसकी वैल्यूज आ गई। और एट लास्ट जैसे ही मैं -2 से +2 गया तो ये कंप्लीट रीजन आ गया और ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इस प्रोसेस से मुझे ये समझ में आया कि एक्युमुलेशन प्रोसेस से हमने एक प्री कैलकुलस के बेसिक फॉर्मूलेस को यूज करते हुए इंटीग्रेशन के एक एक प्रोसेस को देखा कि जो रेक्टेंगल स्ट्रिप बनाया जाता है उसका पर्पस क्या है, कि स्पेसिफिक रीजन का एरिया फाइंड किया जाए। ऐसे जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे और रीजन को बढ़ाते रहेंगे, हमें फाइनली वो कंप्लीट एरिया ऑफ द रीजन का पता चल जाएगा, जैसे हमें 32/3 के कॉन्सेप्ट पर ये वैल्यूज मिली। सो दैट्स ऑल अबाउट द 7.1, जिसमें हमने डीपली जाना कि एरिया अंडर द रीजन बिटवीन टू कर्व्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जो इन अ सेंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे इस्तेमाल होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो या कॉन्सेप्शनल व्यू पर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं, कोशिश करूंगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे और अकॉर्डिंग टू द योर रिक्वायरमेंट में काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं 7.2, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, उसे डिस्कस करते हैं। सी यू देयर।